यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर डी.के. गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से अब लगातार जो है डी.के. करियर क्लासेस में बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस को भी लेके आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आए थे कई बच्चों के, और कई बच्चे मुझसे फिज़िकली भी मिले थे, क्षेत्र के जो बच्चे हैं, कि सर जो है सेकंड सेम में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी वीडियो लेके आएँ और अपने डी.के. करियर क्लासेस पे ज़रूर अपलोड करें। तो सभी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैंने बाइलिंगुअल नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो इसी जो है सीरीज़ में आज हमारा जो है थर्ड क्लास है ब्रायोफाइटा का, और जिसको हमने टॉपिक के रूप में लिया है, और उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है बेटा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन हमारी MJPRU यूनिवर्सिटी जो है बरेली क्वेश्चन पूछ चुकी है अपने एग्ज़ाम पेपर में कि ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स का भी डिस्कस करेंगे इस ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में, जो कि बहुत सारे कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारी नीट है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं हर बार इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा से। या जो भी अभ्यर्थी हमारे जो बच्चे सीनियर बच्चे हैं, जो पहले यहाँ से MSc कर चुके हैं हमारे यहाँ से, या जिनको हमने कई साल पहले पढ़ाया है, वो लोग अब TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, LT ग्रेड में भी आता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कंबाइंड रूप से एक ही लेक्चर में देने की कोशिश की है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो एक ही बात होती है, चाहे इसको इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस कह दो, चाहे इसको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा कह लो। ठीक है बेटा, इसमें भ्रमित होने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला ही पॉइंट दिया हुआ है कि ब्रायोफाइटा ऐसे टेम्परेट रीजन में ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर अदर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। यानी कि जनरली ऐसे प्लेसेस, वहाँ पे भी ब्रायोफाइटा के प्लांट ग्रो कर जाएंगे जहाँ पर ऑल प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में ग्रो कर जाते हैं। टेम्परेट मतलब जहाँ का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, हॉट भी हो सकता है और कूल भी हो सकता है। तो इस तरह के रीजन में ये ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर और तरह के प्लांट्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैनी टाइप के मॉसेस, बेटा ये मॉसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको हम लोग मॉसेस पढ़ते हैं, MOSSES, मॉसेस, जो ग्रुप में ग्रो करते हैं। तो मैनी टाइप के जो मॉसेस होते हैं वो ग्रुप में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो मैनी टाइप के मॉसेस जो ग्रुप में ग्रो करते हैं, अपनी सेल्स एंड प्लांट के बीच सफिशेंट क्वांटिटी में वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा, सेकंड पॉइंट का, कि जो ये मॉस होते हैं वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं जो प्लांट के बीच में पाई जाती हैं, तो वो सफिशेंट क्वांटिटी में वाटर को स्टोरेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये सॉइल के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये जो है हमारे ब्रायोफाइटा हैं बेटा, ये क्या करते हैं, जैसे कारपेट होती है जो चटाई टाइप की होती है, उस तरह से एक लेयर बना लेते हैं सॉइल के ऊपर, और उससे क्या फ़ायदा होता है, सॉइल का इरूजन नहीं होता है। सॉइल इरूजन का मतलब समझ रहे हैं बेटा, मिट्टी का कटाव। जब ये पूरा एक ग्रुप के रूप में, कारपेट के रूप में सॉइल के ऊपर बन जाती है लेयर, तो जब बारिश होती है उस समय, मूसलाधार बारिश, जब तेज़ रेन होती है तो मिट्टी बह जाती है पानी के साथ, लेकिन जब ये ऊपर से कारपेट की तरह बिछा हुआ होगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है या इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है कि ब्रायोफाइटा के प्लांट्स जो होते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन को
कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो दूसरे पॉइंट की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन एंड वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी फ्लूइड कंट्रोल में हेल्प करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है फ्लूइड, FLOOD, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब बाढ़। तो जब इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की या वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी हाई होती है, तो जब ये मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं बेटा, या कहीं पे जो है एक्वाटिक नेचर में पाए जाते हैं, तो वहाँ का बहुत सारा पानी ये खुद ही सोख लेते हैं, तो वहाँ बाढ़ आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इस तरह से ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वो फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। अगला हम लोग बात करते हैं मेडिसन। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं बेटा ब्रायोफाइटा के जिनसे मेडिसन बनती है और वो किसी न किसी रूप में जो है यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्फेगनम। तो बेटा ये स्फेगनम का जो प्लांट है इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीसेप्टिक मीन्स जिसमें किसी जख्म में पस ना बनने देने की क्वालिटी होती है, उस मेडिसन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्लियर। तो जब कोई घाव हो जाता है किसी के तो हम लोग उसको एंटीसेप्टिक देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम आपको एक एंटीसेप्टिक दे दे रहे हैं, इस ऑइंटमेंट को आप लगाते रहना और धीरे धीरे आपकी जख्म सही हो जाएगी, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो स्फेगनम नाम का एक प्लांट है बेटा, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। अतः वार के टाइम सैनिक इसे घाव या बॉन्ड पर लगाते हैं। तो ये बेटा जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे क्योंकि वो एक विश्व लेवल का बहुत बड़ा युद्ध था और उस समय मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। तो उस समय वैद्य लोग ही आयुर्वेद का यूज़ करके ट्रीटमेंट किया करते थे। तो उस समय जो सैनिक घायल हो रहे थे उस युद्ध के दौरान, तो उनके घाव को ठीक करने के लिए इस फैगनम की जो पत्तियाँ वगैरह थीं उनका यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती थी। तो वो निकलने वाले घाव का जो ब्लड वगैरह होता था, पस वगैरह हो जाता था, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती थी। और इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम एब्जॉर्बेंट कॉटन के फॉर्म में यूज़ किया गया था, या एब्जॉर्बेंट कॉटन के जगह पर यूज़ किया गया था। एब्जॉर्बेंट कॉटन जैसे हम लोग आजकल देखते हैं, कोई चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर बहुत जल्दी से क्या करते हैं, एक कॉटन को स्प्रिट में लिया और हमारी जख्म को साफ़ करते हैं और इसके बाद एक कॉटन पट्टी के बीच में उस कॉटन को रख लेते हैं और उसको पट्टी कर देते हैं, बैंडेड बना देते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से इस फैगनम में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती थी और उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम एब्जॉर्बेंट कॉटन की जगह पर यूज़ किया गया था, जिससे सैनिकों के घाव भर जाते थे और उनमें किसी तरह का कोई सेप्टिक नहीं बनता था। क्लियर हो गई होगी बेटा ये बात। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्फेगनम से प्राप्त स्फेगनोनेल्स नामक एंटीबायोटिक। ये बेटा ध्यान रखने की चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि स्फेगनम से हमें कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है। तो ये स्फेगनोनेल्स नाम का जो एंटीबायोटिक है बेटा, ये हम लोग कहाँ से मिल रहा है, स्फेगनम से मिल रहा है। ठीक है। और कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका, ध्यान रखने की चीज़ है, एक दो बार ये पूछा गया है पीसीएस बायोलॉजी वगैरह में। इस स्फेगनम से प्राप्त होने वाले स्फेगनोनेल्स एंटीबायोटिक का यूज़ हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहाँ करते हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव होता है। यानी कि स्फेगनेल्स नाम की जो एंटीबायोटिक दवा है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, उसके संक्रमण को नहीं फैलने देती है। क्लियर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने बहुत ईजी वे में आपको बता दिया है। अब पैकिंग की बात आई बेटा। पैकिंग मतलब जब किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो हम लोग उसको पैक करके भेजते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल की बात चल रही है वो ड्राई मॉस, जो सूखा हुआ मॉस होता है हमारा, ग्लास वेयर्स के पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो ड्राई मॉस में बेटा क्या है, तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पड़ जाती है, तो उसको हम लोग वाटर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी वाटर में उसको भिगो लेते हैं, तो बहुत सारा पानी जो होता है वो सक कर लेता है। और ग्लास वेयर वगैरह उसमें शीशे उसे के जो कांच के भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे स्पेसीमैन वगैरह हैं
या कोई प्लांट्स का एम्ब्रियो है या कोई प्लांट्स का कॉटिल्यूडन है, तो उसको उससे पैक कर देते हैं ड्राई मॉस से, जिसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, अतः सीडलिंग्स के फॉर्मेशन या सीडलिंग्स के ट्रांसपोर्ट में, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है बेटा, तो उस एब्जॉर्ब वाटर वाले मटेरियल को, ड्राई मॉस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सीडलिंग के, ट्रांसपोर्ट वाले सीडलिंग्स के उसमें यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई मटेरियल जो है तमिलनाडु या केरला से लाना है और हमको उसे यूपी में लाना है, तो कम से कम हमारा हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम तो लग जाता है बेटा ट्रांसपोर्ट से, है ना? तो उतने में तो वो सीडलिंग ख़त्म हो जाएगा या कॉटिलीडन उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो उस ऐसे मटेरियल को हम लोग एक इसी तरह के मॉस में या ड्राई मॉस में, जिसको वाटर एब्जॉर्ब करा लिया जाता है, उससे हम उसे पैक कर लेते हैं और किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम उसकी डिलीवरी कर देते हैं और वो सुरक्षित तरीके से अपनी जगह पे पहुंच जाता है। तो ये एक अच्छा पैकिंग मटेरियल है जो कि इस तरह की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है या यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, मैनी इंसेक्ट तथा बर्ड, बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारी चिड़ियाँ मॉस के कैप्सूल को खाती हैं। ठीक है बेटा, तो हमने बताया था बहुत सारे ब्रायोफाइटा जिनमें फूड, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। तो कैप्सूल जो होता है कि स्ट्रक्चर होता है, उसको ये लोग खाते हैं स्फैग्नम के डेड टिश्यू, जिसे पीट कहते हैं। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा स्फैग्नम को पीट मॉस भी कहा जाता है ना? तो स्फैग्नम के जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डेड वाले टिश्यू की बात चल रही है। तो जो बेटा डेड टिश्यू होंगे, जिसे हम लोग पीट के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि स्फैग्नम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बॉग मॉस भी कहते हैं, इसको पीट मॉस भी कहते हैं और मॉस तो कहते ही हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पीट मॉस के नाम से किसे जाना जाता है? स्फैग्नम को जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो जो पीट मॉस कहते हैं मैन्यूर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। मैन्यूर मतलब खाद, जो हम लोग अपनी फसलों में लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं। तो बात समझ में आ गई बेटा? यानी कि बहुत सारे कीड़े और बहुत सारी चिड़ियाँ मॉस के कैप्सूल को तो खा लेती हैं, अपने फूड की फॉर्म में यूज़ कर लेती हैं, और इसके बाद जो स्फैग्नम के डेड टिश्यू, मतलब जो उसकी प्लांट बॉडी डेड हो जाती है, बचे खुचे, उसको हम लोग पीट कहते हैं और उसका यूज़ कहाँ करा जाता है? किसान अपने खेतों में मैन्यूर के फॉर्म में कर लेता है। क्लियर? आई होप आप ये बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीट सॉइल की। तो पीट सॉइल की एसिडिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पीट मतलब वही जो हमने खाद की बात करी थी अभी, कि मैन्योर की फॉर्म में हम लोग पीट को यूज़ कर लेते हैं। तो जिस सॉइल में हम लोग पीट का यूज़ कर लेते हैं वो कहलाती है पीट सॉइल। क्लियर बेटा? और इसकी एसिडिटी में जो होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो जहाँ पे जो है पानी की सोखने की क्षमता को भी ये बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बड़े शॉर्टली तरीके से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनों को यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना काफ़ी है और आप लोगों के लिए फिर से वेरी थैंक्स मेरी तरफ से। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है? हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी सभी स्टूडेंट से कि मैं जब मेहनत करता हूँ, अपने बहुत कीमती समय को आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ बेटा इस काम का, मैं केवल ये कि आपके लिए एक सर्विस दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो कम से कम आप लोगों का अब ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें, इसको लाइक करें। ठीक है बेटा? और मैं जो है जैसे जैसे आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा आपके सामने अपने DK करियर क्लासेस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाता रहूँगा। ठीक है बेटा? तो आज के लिए धन्यवाद। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट।